नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये अपना हो जाता है बीए पार्ट थर्ड, मतलब बीए थर्ड ईयर का। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने बीए थर्ड ईयर का, हो जाता है हिंदी साहित्य का तृतीय प्रश्न पत्र। इससे पहले हमने इसका क्या देख रखा है? इसका पार्ट नंबर 1 देख रखा है, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 60 करीब में क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे थे, MCQ। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर देखने वाले हैं अभी पार्ट सेकंड के लिए, जिसमें हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये पीडीएफ हो जाती है, और अदर भी आपके लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं उस पीडीएफ के अंतर्गत। जो इन लोगों को वह नोट्स या पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है MCQ क्वेश्चनों की या फिर नोट्स की, तो फ्रेंड वह कहाँ से डाउनलोड करेंगे? हमारे टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बुक की आपको कह रहा हूँ। हमने आपके लिए कम से कम 2 से 3 बुकों के आपके लिए MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ से बनाए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाकर वह MCQ की पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं फटाफट। बिल्कुल, तो भाई हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जाते हैं। थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं पहले तो, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा रुकिएगा, वेट करते हैं इसके लिए। पहले हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है देवनागरी लिपि के बारे में। किसके? देवनागरी लिपि से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखना है आपको कौन सा उसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर करते हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, भाई किससे हुआ है ये आपको बताना है। ध्यान रखना, सिर्फ देवनागरी नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किससे हुआ है आपको बताना है। शारदा लिपि से, कुटिल लिपि से, या फिर हो जाता है ब्राह्मी लिपि से, या फिर खरोष्टी लिपि से। तो राइट आंसर बताना है कौन सा हमारा रहने वाला है। तो प्राचीन देवनागरी जो लिपि है, इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है कुटिल लिपि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान देवनागरी लिपि विकसित हुई थी, किस शताब्दी में विकसित हुई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर प्राचीन नहीं, वर्तमान देवनागरी लिपि की बात हो रही है। तो 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, या फिर 20वीं शताब्दी में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10वीं शताब्दी में हुआ था वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा। वहां पर प्राचीन देवनागरी लिपि की बात हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ देवनागरी लिपि की बात हो रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? रोम, ब्राह्मी, गुरुमुखी, या फिर खरोष्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। अगर वह प्राचीन की बात करता है तो कुटिल लिपि, अगर वह वर्तमान की मतलब देवनागरी लिपि की बात करता है तो कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देवनागरी लिपि का दूसरा नाम है, क्या है ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि, गुजराती लिपि, नागरी लिपि, या फिर खरोष्टी लिपि। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो सभी को पता है जो देवनागरी लिपि है उसका नाम क्या है? नागरिकी लिपि है। कौन सी? नागरी लिपि हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है प्रारंभ में देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी, वह क्या थी आपको बताना है। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बताया। अब यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है इसके वर्णों पर सिरोरेखा नहीं मिलती थी, इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ था, नागरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई, या फिर इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा, हमारा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है ऑप्शन नंबर आ, इसके वर्णों पर सिरोरेखा नहीं मिलती थी। इसके जो वर्ण थे उस पर जो सिरोरेखा होती है, मतलब कहते हैं जैसे मैंने था लगाया तो इस पर सिरोरेखा लगा दी, यह रेखा नहीं मिलती थी। तो प्रारंभ में देवनागरी लिपि जो थी इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सिरोरेखा नहीं लगती थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर रहने वाला है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
मोहम्मद गजनबी ने अपनी मुद्राओं या सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनबी जो था उसने जो अपनी मुद्राएं या सिक्के बनाए थे उन पर कौन सी लिपि को लिखा था, ये आपको बताना है। रोमन, खरोष्टी, ब्राही या फिर देवनागरी। तो मोहम्मद गजनबी जो था उसने कौन सी भाषा का, कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किसे राजलिपि घोषित किया गया है? राजलिपि घोषित किया गया है अथवा भारत की राजलिपि किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। नागरी, देवनागरी, रोमन या फिर उर्दू। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? देवनागरी लिपि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान में देवनागरी अंकों के स्थान पर कौन से अंक स्वीकार किए गए हैं, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान में देवनागरी अंकों के स्थान पर कौन से अंक स्वीकार किए गए हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। रूसी अंक, यूनानी अंक, रोमन अंक या फिर अंतरराष्ट्रीय अंक। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में देवनागरी अंकों के स्थान पर कौन से अंक स्वीकार किए गए हैं? तो ये हो जाते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक स्वीकार किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि जो है वो किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, संख्यात्मक, चित्रात्मक या फिर ध्यानात्मक। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहने वाला है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो वह हो जाती है अपनी कौन सी? अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी है? अक्षरात्मक लिपि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है? देवनागरी, ब्राही, शारदा या फिर खरोष्टी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है? सिंधी, मलयालम, तेलुगु या फिर हिंदी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? हिंदी को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपाली भाषा की लिपि है, कौन सी है, ये आपको बताना है। नेपाली भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी, देवनागरी, बंगाली, बंगला या फिर मैथिली। कौन सी यहाँ पर राइट होगा? जो नेपाली भाषा की लिपि हो जाएगी वो भी अपनी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी या फिर मराठी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, ध्यान से देना, नहीं लिखी जाती। ठीक है, हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, मगर जो पंजाबी है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हमारा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वह कौन सी भाषा है? तमिल, बंगाल, मराठी या फिर कन्नड़। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? तो अभी हमने देखी थी कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत, मराठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? जो अपनी देवनागरी लिपि है उसमें कुल कितने वर्ण हैं, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? यह तो सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, छोटा आ बड़ा कितने हैं भाई? वो अपने हो जाते हैं कितने? 52, मतलब 52 वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? कितने स्वर हैं? 10, 11, 12 या फिर 14। तो स्वर कितने हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं भाई 11, और व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33। दोनों याद रखना, व्यंजन कितने होंगे? व्यंजन हो जाएंगे अपने 33, और स्वर कितने हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे अपने 11। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्र ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं? छात्र ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तालव्य, संयुक्त, अंतस्त्व या फिर ऊष्म। छात्र और ज्ञा किस प्रकार के हैं? अंतस्त्व, ऊष्म, तालव्य, ज्ञा, ये किस प्रकार के हैं भाई? फटाफट आंसर देना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा?
संयुक्त व्यंजन है, जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बा संयुक्त व्यंजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छात्र ज्ञा ये खुद से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छा का और छा मुझे याद नहीं रहा है, ठीक है, तो ये मिलकर बना होता है जा और या से, यार मुझे को कंफर्म नहीं है, ठीक है, मगर ये दो से मिलकर बने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है? तो वैज्ञानिक लिपि किसे कहते हैं आपको बताना है। रोमन, गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है? वैज्ञानिक लिपि जो है वो किसे कहा जाता है? देवनागरी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में कौन सा गुण नहीं है, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि जो है उसमें कौन सा गुण नहीं है? निश्चितता, या फिर उच्चारण में एक रूपता, वैज्ञानिकता, या फिर हो जाता है मात्रात्मकता। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि में कौन सा गुण नहीं है, वह हो जाएगा अपना मात्रात्मकता, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए लोकनागरी नाम से अभियान चलाया था। किसने चलाया था, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि के सुधार के लिए लोकनागरी नाम से अभियान चलाया था, वह किसने चलाया था आपको बताना है। महात्मा गांधी ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, या फिर आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो लोकनागरी नामक जो अभियान चलाया था वह किसने चलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि सुधार के जो आयोग था, देवनागरी लिपि सुधार आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आचार्य नरेंद्र देव। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह हो जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यहाँ पर संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया गया। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया गया था, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? 1947, 1950 में, 1960 में, 1965 में। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था सन 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया गया था? 1950 में स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ किसने किया था, यह आपको बताना है। शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर गारसा दातासी, या हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो वह किया था गारसा दातासी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई? तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सर्वप्रथम किसने अपनाई थी, आपको बताना है। गारसा दातासी ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिस्र बंधुओं ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में काल विभाजन की प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? गारसा दातासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, या फिर मिस्र बंधु। राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हो जाते हैं, वह हो जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा?
हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, ये आपको बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गौरसदा तासी, शिव सिंह सेंगर, चामचंद शुक्ल। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है शिव सिंह सेंगर, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पर कह रहा है कौन सा इतिहास ग्रंथ पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित नहीं है? कौन सा इतिहास ग्रंथ पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित नहीं है, ये आपको बताना है। भक्तमाल, सुब की सरोज, या फिर भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज। यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो कौन सा इतिहास ग्रंथ पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित नहीं था, तो वो हो जाता है भक्तमाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1050, 1150, 1250 या 1950। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभ माना जाता है 1050 से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1925, 1929, 1932, 1938। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित हुआ था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वह हुआ था 1929 में। राइट आंसर अपना रहने वाला है ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आदिकाल या फिर वीर गाथा काल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल को ही क्या कहते हैं? वीर गाथा काल यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया किसने दिया था, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण किया, किस नाम से किया था, ये आपको बताना है। चारण काल, सिंधी काल, वीर गाथा काल, या फिर रासो काल। अभी हमने देखा था किसने कहा था? वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वीर गाथा काल नामकरण का आधार है, क्या आधार है आपको बताना है। रचना है, रचयिता है, या फिर वर्ड विषय है, या फिर हो जाता है शैली। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? तो वीर गाथा काल नामकरण का आधार क्या है? वर्ण विषय हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा अपना रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बीसल देव रासो किस काल की रचना है? बीसल देव रासो किस काल की रचना है, आपको बताना है। आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, या फिर आधुनिक काल की। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। बीसल देव रासो जो हो जाती है वो किसकी है? आदिकाल की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदाइन किस काल में लिखी गई रचना है? मुल्ला दाऊद के द्वारा कृत चंदाइन किस काल में लिखी गई रचना है, आपको बताना है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, या फिर आधुनिक काल। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो मुल्ला दाऊद द्वारा कृत जो दाइन है वो किसकी है? अरे ये मिटा नहीं है, कोई बात नहीं। कौन सा जाएगा? वीर गाथा काल की आपकी यह रचना हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे देखते हैं। समस्त रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, समस्त जो रासो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। ब्रज भाषा में, डिंगल भाषा में, राजस्थानी भाषा में, या फिर खड़ी बोली में। समस्त रासो ग्रंथ जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समस्त जो रासो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिद्ध साहित्य की भाषा है कौन सी है, ये आपको बताना है। सिद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर क्या रहने वाला है? जो सिद्ध साहित्य की भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा।
आगे बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामांकन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामांकन किया है, किस नाम से? चारण काल, आदि काल, सिद्धि सामांत काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामांकन किस नाम से किया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हुए, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है, वीरगाथा काल को क्या कहा है? आदि काल कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल को चारण काल के नाम से किसने अभिहित किया था, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आदि काल को चारण काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ये आपको बताना है। आदि काल को चारण काल के नाम से किसने कहा था? तो वह हो जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है, राहुल संख्यातन ने आदि काल का नामांकन किया है। अब राहुल संख्यातन के द्वारा आदि काल को क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। सिंधी सामांत काल, वीरगाथा काल, संधि काल या फिर चारण काल। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। राहुल संख्यातन के द्वारा आदि काल का नामांकन किया गया है सिंध सामांत काल के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, वीरगाथा काल का कौन सा ग्रंथ पूर्णतया श्रृंगार रस से संबंधित है, ये आपको बताना है कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो या फिर बीसल देव रासो। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो वीरगाथा काल का कौन सा ग्रंथ पूर्णतः श्रृंगार रस में है, तो वो है अपना बीसल देव रासो। श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। ठीक है, श्रृंगार रस से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आल्हा खंड के रचनाकार हैं, कौन है, ये आपको बताना है। जगनिक, नरपति नल्लाहा, चंद बरदाई या फिर दलपति विजय। तो आल्हा खंड के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। तो आल्हा खंड के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जगनिक हो जाते हैं। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल, पिंगल या फिर पिंगल या फिर अपभ्रंश। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल की जो भाषा थी वह आपको बताना है कौन सी हो जाती है। आदिकाल की जो भाषा थी वो हो जाती है अपभ्रंश। कौन सी जाती है? अपभ्रंश हो जाती है। तो राइट आंसर अपना जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या? भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है, ये आपको बताना है। 975 से 1100 या फिर 1050 से 1400 या दे रखा है 1370 से 1700 या 1670 से 1900। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहां पर भी आ चुका है ऑप्शन नंबर सा, 1375 से लेकर 1700 तक का जो काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति काल का समय कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वह किस काल को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आदिकाल, भक्ति काल या फिर रीति काल या फिर गद्य काल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वर्ण, जिसमें भगवान की क्या होगी? इस प्रकार से कह सकते हैं पूजाएं, भक्ति होंगी। तो भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रामचरितमानस किस काल का महाकाव्य है? रामचरितमानस जो है वो किस काल का महाकाव्य है, ये आपको बताना है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भक्ति काल का हो जाता है रामचरितमानस महाकाव्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। अब यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है शांत काव्य धारा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे, ये आपको बताना है। कबीर जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा?
फटाफट भी आंसर दीजिएगा कौन सा राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है संत काव्यधारा, ये किसी को नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं सूरदास, जायसी या फिर ईश्वरदास। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, कबीर हो जाते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से रहस्यवादी कवि कौन है, बिहारी, कबीर, केशव या फिर तुलसी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर कबीर, यहाँ पर रहस्यवादी जो कवि थे वो कौन थे, कबीर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं, कबीर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है ये आपको बताना है। पद्मावत जायसी की है, शबद चंदायन मुल्ला दाऊद की है, बीजक। तो बताना है कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, शबद या फिर बीजक। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है बीजक, किसकी हो जाती है, कबीर की ग्रंथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवियों का दर्शन है, संत जो कवियों का दर्शन है वह क्या है आपको बताना है। अद्वैतवादी, द्वैतवादी या फिर एकेश्वरवादी या फिर हो जाता है तुम्हारा विशिष्टाद्वैतवादी। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर अद्वैतवादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत कवियों का दर्शन जो है वो क्या है, अद्वैतवादी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से अभिन्न माना जाता है, किस दर्शन में संसार को ब्रह्मांड से भिन्न अभिन्न माना जाता है आपको बताना है वह कौन सा हो जाएगा। अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद या फिर हो जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। किसी दर्शन में संसार को ब्रह्म से अभिन्न माना जाता है वह हो जाएगा अद्वैतवाद। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है, हिंदी संत काव्य में हंस का जो प्रतीकार्थ है वह क्या है आपको बताना है। विवेकी पक्षी, आत्मा, सूर्य या फिर अवधूत। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। हिंदी संत काव्य में जो हंस का जो प्रतीक है वो क्या है, आत्मा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा यहां पर रहने वाला है। ठीक है, हंस को क्या प्रतीक कहा गया है, हंस को आत्मा बताया गया है। ठीक है, सॉरी आत्मा को हंस बताया गया है। ठीक है, कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्य धारा की यहां से स्टार्टिंग होती है। तो पहला क्वेश्चन है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। ठीक है, कह रहा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, कुतुबन, रैदास, मुल्ला दाऊद या फिर जायसी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रैदास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है ये आपको बताना है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है, स्त्री, पुरुष, ज्योति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है, स्त्री के रूप में स्वीकार किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। सूफी साहित्य, संत साहित्य, इस्लामिक साहित्य या फिर दार्शनिक साहित्य। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है सूफी साहित्य काव्य धारा के नाम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है पद्मावत की रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता कौन है, मंझन, मुल्ला दाऊद, जायसी या फिर कुतुबन। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो पद्मावत किसने लिखी है, जायसी के द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, जायसी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है।
ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश। तो जायसी जो है उन्होंने अपनी जो भाषा है अपनी रचनाओं में किसका किया है, ये आपको यहां पर आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है अवधी भाषा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जायसी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होता है, राम भक्ति काव्य धारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है आपको बताना है। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है, अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास, कबीरदास। कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की है। अब ये कह रहा है किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अवधी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, कुंभनदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्तमाल के रचयिता हैं कौन है, अग्रदास, नाभादास, नंददास या फिर लालादास। कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट होगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भक्तमाल के रचयिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, नाभादास हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा यहां पर अपना बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, मीराबाई, कृष्णदास, नंददास या फिर सूरदास। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। तो कृष्ण धारा के कौन जाएंगे, अगर राम की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे अपने कौन, ऊपर देखा था। ठीक है, कौन थे ऊपर, कौन थे भाई, वो तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास थे। अब यहां पर कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे भाई, सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरसागर की भाषा है, सुरसागर किसको लिखी गई है, सूरदास के द्वारा। अब वो कह रहा है सुरसागर की भाषा क्या है, आपको बताना है। ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या फिर बघेली। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो सुरसागर किसमें है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी गोकुलनाथ, स्वामी मध्वाचार्य। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो भाई जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है स्वामी गोकुलनाथ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, स्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, किस आचार्य दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, यह आपको बताना है। किसके दार्शनिक मत को कहा जाता है। फर्स्ट रखा है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो वह कहा जाता है वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। अग्रदास, नंददास, गोकुलनाथ या फिर लालादास। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है नंददास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, नंददास हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 252 वैष्णवन का वार्ता, सॉरी 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है, 252 वैष्णवन
की वार्ता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। गोस्वामी गोकुलनाथ, गोस्वामी बटलाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है, गोस्वामी गोकुलनाथ हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के कवियों ने भक्ति के किस रूप को स्वीकार किया है, ये आपको बताना है। कृष्ण भक्त परंपरा के कवियों ने भक्ति के किस रूप को स्वीकार किया है, ये आपको बताना है। दास्य भाव, सख्य भाव, नवधा भक्ति या फिर दाम्पत्य भाव। कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। कृष्ण भक्त परंपरा के कवियों ने भक्ति के किस रूप को स्वीकार किया है, तो ये सख्य भाव को स्वीकार किया है। किसके, सख्य भाव को स्वीकार किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित हैं। अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित हैं, नाम में ही छुपा हुआ है। 8 कवि सम्मिलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है आपसे पूछ रखा है। पहला चतुर्नंदास, गोस्वामी दास, नंददास, रसखान। तो भाई रसखान नहीं होंगे, बाकी तो सभी हैं। गोविंद दास गोविंद स्वामी हो जाते हैं, नंददास और चतुर्भुज दास भी हो जाएंगे, मगर रसखान नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा रहने वाला है। अब अगले स्टार्ट होता है क्या, रीतिकाल, है ना। क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, रीतिकाल के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों को भाई पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का नोट्स भी वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीतिकाल की ओर। रीतिकाल में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, रीतिकाल में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर बुंदेली। तो रीतिकाल में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, तो वह किया गया था ब्रजभाषा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रीतिकाल नामकरण का आधार है। रीतिकाल नामकरण का जो आधार है वह क्या है, रचना, रचयिता, वर्ण, विषय या फिर शैली। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, रीतिकाल का जो नामांकन का जो आधार है वह हो जाता है शैली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रीति मुक्ति स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है वह आपको बताना है। रीति मुक्ति स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, आलम, बोधा, घनानंद या फिर देव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर घनानंद, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के लेखक कौन है, रामचंद्रिका के लेखक कौन है आपको बताना है। तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, रामचंद्रिका के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे केशवदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। केशवदास को, बिहारी लाल को, मतीराम को या फिर भूषण को। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, जो रीतिकाल है उसका सर्वश्रेष्ठ कवि जो माना जाता है वो बिहारी लाल को माना जाता है। क्या, बिहारी लाल को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रधानता रही है, ये आपको बताना है। रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रधानता रही है, दार्शनिकता, समन्वय, श्रृंगार या फिर भक्ति। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, इसमें किसकी बात है, बिहारी लाल की बात है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हमारा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रीतिकाल की समयावधि निश्चित की गई है, कितनी समयावधि निश्चित की गई है, ये आपको बताना है। 1600 से 1800, 1700 से 1900, 1800 से 2000, 1900 से 2000। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, तो रीतिकाल की जो समय अवधि निश्चित की गई है वो की गई है 1700 से 1900 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। प्रवर्तक की यहां पर बात हो रही है, किसके, प्रवर्तक की बात हो रही है। ठीक है, भिखारी दास, बिहारी लाल, केशव दास या फिर मतीराम।
तो रीति काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? केशवदास माने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रधान सॉरी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कवि की अगर बात करता है तो कौन है? बिहारी लाल है। सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करता है तो कौन है? बिहारी लाल है। अगर प्रवर्तक की बात करता है तो कौन है? केशवदास हैं। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया, किसने दिया था? ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर राहुल सांकृत्यानंद ने। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। रीति काल को जो श्रृंगार काल की जो संज्ञा दी थी वह दी थी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को संज्ञा दी थी। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या कहा था ये आपको बताना है। अलकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल या फिर रसिक काल। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? मिश्र बंधुओं ने रीति काल की संज्ञा दी थी किससे? अलकृत काल इसका नाम रखा था। क्या संज्ञा दी थी? अलकृत काल संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन धारा नहीं है? कौन सी रीतिकालीन धारा नहीं है आपको बताना है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति लक्ष्य। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन धारा नहीं है? तो वो हो जाती है रीति लक्ष्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत उनकी किस रचना के आधार पर कहा गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत उनकी किस रचना के आधार पर कहा गया था ये आपको बताना है। कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया या फिर विज्ञान गीता। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहां पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रामचंद्रिका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका की ही रचना के अनुसार कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमारा स्टार्ट क्या हो जाता है? भारतेंदु युग यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हिंदी गद्य के विकास का प्रथम सोपान है। हिंदी गद्य के विकास का जो प्रथम सोपान है वो क्या है आपको बताना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है आपको बताना है। 1750, 1850, 1857, 1890। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1850 से माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कह रहा है कवि समाज के संस्थापक थे। जो कवि समाज है उसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हो जाता है तुम्हारा श्रीधर पाठक या फिर डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि समाज के जो संस्थापक थे वो कौन हो जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि बच्चन सुधा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था ये आपको बताना है। बद्री नारायण, चौधरी प्रेम घन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या हो जाता है तुम्हारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर श्रीधर पाठक ने। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कवि बच्चन सुधा के जो पत्रिका के संपादक हैं वो हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया? जो भारतेंदु युग है उसमें किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था आपको बताना है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर मानक हिंदी। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? जो भारतेंदु युग है उसमें जो भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था वह किया गया था अवधी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिन भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी पंक्ति है आपको बताना है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी पंक्ति है आपको बताना है। मैथिली गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डॉक्टर पंडित प्रताप नारायण मिश्र की या फिर श्रीधर पाठक की। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। जिन भाषा उन्नति अहे सब पंक्ति को मूल, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 1 है द्विवेदी युग का।
आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद आने वाला युग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, या फिर प्रगतिवाद युग, या फिर प्रयोगवादी युग। तो ये युगों का आपका सीरीज भाई याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद कौन से आया था? द्विवेदी युग आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द्विवेदी युग का कालखंड जो है वो कौन सा था, ये आपको बताना है। 1900 से 1916, 1900 से 1926, 1900 से 1920, 1905 से 1920। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। द्विवेदी युग का जो खंड काल है वो हो जाता है 1900 से 1916। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक थे, कौन थे, ये आपको बताना है। श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का स्वर सर्वप्रथम दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, ये आपको बताना है। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का स्वर सर्वप्रथम दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है? द्विवेदी युग में दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? कौन सा बिल्कुल राइट होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं वह द्विवेदी युग के नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? सांकेत, उदत शतक, या फिर प्रिय प्रवास, कामायनी। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोले का प्रथम महाकाव्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सांकेत हो जाएगा, जो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सांकेत किस कालखंड का महाकाव्य है? जो सांकेत है वो किस कालखंड का महाकाव्य है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा द्विवेदी युग का हो जाता है। सांकेत जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, याद रखा है तुम्हारा सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है सरदार पूर्ण सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह यहां पर हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है? राष्ट्रीय भावना, नारी के प्रति नूतन दृष्टिकोण, या फिर हो जाता है वेदना प्रियता, खड़ी बोली, हिंदी का परिष्कार। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सा वेदना प्रियता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, तो जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर 7 दे रहे थे बिल्कुल सभी राइट आंसर हो जाएगा वेदना प्रियता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 होता है, ठीक है, वह क्या होता है? समाप्त होता है। पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो ये 3 भागों में डिवाइड की गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आपको प्रोवाइड करा दिया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड आपको प्रोवाइड जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिन लोगों को नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करना है एमसीक्यू क्वेश्चनों की तथा नोट्स डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।